अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि अमेरिका ने इमिग्रेशन के हवाले से कौन सी नई लूट सेल लगा दी है और फिर ख़त लिखने के शौकीन काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपना ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए कौन सा नया ख़त लिख बैठे। और फिर बात करेंगे कि रशिया के प्रेसिडेंट शुमाली कोरिया लेने के आ गए, जबकि चंद रोज़ पहले G7 कंट्रीज़ ने उनके असासे मुंजमद किए थे। और टोनी ब्लिंकन को इस दौरे से क्या ख़तरा महसूस हो रहा है। और आज के व्लॉग में हम ये भी बात करेंगे कनाडा और भारत के ताल्लुकात सरदमेरी का शिकार हुए, तो अब कनाडा कौन से नए एवेन्यूज़ ढूंढ रहा है और कौन से नए कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तलाश पे निकला हुआ है। और आज के व्लॉग में ये भी बात करेंगे कि शेख रशीद साहब ने ईद की छुट्टियों के दौरान 18 से 20 इंटरव्यूज़ ऊपर तले क्यों दिए, क्या ये कोई नई गेम है या नई चाल है। और फिर वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर होने वाले कौन सी बड़ी टीम के कप्तान ने शर्म के मारे इस्तीफ़ा दे दिया। और नाजरीन, आपसे गुजारिश कि अगर आपने अब तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ते में रहा करें। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे काजी फ़ायज़ ईसा साहब की। काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मालूम है कि वो उनके फैसले कम बोलते हैं, उनके ख़त पे ज़्यादा बहस होती है। उन्होंने अब तक पता नहीं किस किस को ख़त नहीं लिखे, और अभी कुछ दिन पहले तो उन्होंने अपने पीटीआई के खिलाफ जो उन्होंने फैसला दिया था बल्ले का निशान छीनने का, उसकी वजाहत उन्होंने इस्लामाबाद में कैनेडियन हाई कमिश्नर मिस जेन मैरियट को एक ख़त लिख कर दी। उस पर काफ़ी बहस हुई थी और अब काजी साहब ने एक और ख़त लिख दिया है सदर आसिफ अली जरदारी साहब को, और ये ख़त है इस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मामलात के हवाले से। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर हैं काजी साहब, और काजी साहब को वहाँ तशवीश ये है, इससे पहले भी वहाँ इजलासों में वो गए हैं और हर दफ़ा काजी साहब वहाँ कोई ना कोई फड्डा करते थे। अब वहाँ जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, वो एक सऊदी निज़ाद हैं और वो 2012 से प्रेसिडेंट हैं। उनके 12 साल हो चुके हैं, अब 16 जुलाई को वो रिटायर हो रहे हैं। काजी साहब को ये परेशानी ये है कि वो कहीं दोबारा एक्सटेंशन ना ले लें, क्योंकि बताया जाता है कि काजी साहब के जो सेक्रेटरी हैं मुश्ताक साहब, जिन्हें काजी साहब चीफ जस्टिस बनने के बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अपने पास लाए थे और उन्हें वहाँ सेक्रेटरी तैनात करवाया था, वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो मुश्ताक साहब को जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ कोई उनका ज़ाती मामला है। और काजी साहब जब से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर बने हैं, वो वहाँ कुछ ना कुछ मामला उनकी खटपट चल रही है। अब काजी साहब चाहते हैं कि कहीं दोबारा वो एक्सटेंशन ना ले ले जो सऊदी निज़ाद प्रेसिडेंट है, इसलिए काजी साहब ने लेटर लिखा है जरदारी साहब को कि 16 जुलाई को वो रिटायर हो रहे हैं, अभी से नए प्रेसिडेंट के चुनाव के हवाले से प्रोसेस शुरू किया जाए। बताया जाता है कि काजी साहब को परेशानी ये है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट कोई भी आ जाए, मौजूदा प्रेसिडेंट एक्सटेंशन ना ले सके। काजी साहब अपना ज़ाती स्कोर उनके साथ सेटल करना चाहते हैं, इसलिए काजी साहब ने ईद की छुट्टियों के दौरान एक लंबा चौड़ा खत सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब को लिख दिया। अब देखते हैं सदर साहब अगर तो काजी साहब से ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं तो वो इस ख़त पर गौर करेंगे और इस हवाले से उनकी मदद करेंगे, लेकिन अदरवाइज़ इस ख़त का भी वही हाल होगा जो इससे पहले काजी साहब के कई खतूत का हुआ, क्योंकि काजी साहब को वैसे कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान भर में क्या हो रहा है अदलिया के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, धरना केस था जो काजी साहब के दिल के बहुत करीब था। धरना केस में काजी साहब ने फैसला सुनाते हुए पता नहीं क्या कुछ लिख दिया था, और फिर कमीशन रिपोर्ट जो आई हुकूमती, उस कमीशन रिपोर्ट ने काजी साहब के तमाम जो उनकी ख्वाहिशात थीं और उनकी उम्मीदें थीं उन पर पानी फेर दिया। काजी साहब तो चाहते थे कि उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक्शन हो, लेकिन कमीशन रिपोर्ट ने बताया कि जनरल फैज़ हमीद का इसमें कुछ अमल दखल नहीं था। लेकिन कमीशन रिपोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस से जनरल फैज़ हमीद को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया, और फिर पंजाब गवर्नमेंट भी उसमें ऑब्वियसली उनका भी कसूर काजी साहब ने बताया था कि उन्होंने धरना, और काजी साहब ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट, उस वक्त की जो पंजाब गवर्नमेंट थी शहबाज गवर्नमेंट, उस पर भी इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने धरना रोका क्यों नहीं, पंजाब से इस्लामाबाद आने कैसे दिया। लेकिन कमीशन रिपोर्ट कैसे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ एक्शन तजवीज़ करती, उन्होंने शहबाज गवर्नमेंट को भी साफ साफ बचा दिया और काजी साहब कुछ ना कर सके। और काजी साहब के ही दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स पर यह पाबंदी आयद हुई कि वो अपने चैनल्स को टिक्कर्स जारी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ट्विटर तकरीबन 2-2.5 माह से बंद है, और काजी साहब को उनके तमाम दावे सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से हों या जमहूरी आज़ादियों के हवाले से हों या इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से हों, वो सारे दावे ज़मीन बोस हो चुके हैं। और काजी साहब को फ़िक्र है कि उनके सेक्रेटरी मुश्ताक साहब खुश होने चाहिए, और वो खुश तभी होंगे
जब इस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मौजूदा प्रेसिडेंट एक्सटेंशन न लेने में कामयाब होंगे और उन्हें वापस सऊदी अरब भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका में इमिग्रेशन के हवाले से कौन सी लूट सेल लगने वाली है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि वो बॉर्डर इमिग्रेशन पर सियासत करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। जो बाइडन इंतजामिया इमिग्रेशन के हवाले से जो नया प्रोग्राम लेकर आ रही है, उसमें एक तो ऐसे तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स जिन्हें 17 जून तक 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे अमेरिका में, उन्हें अमेरिका की शहरियत दे दी जाएगी। दूसरे नंबर पर ऐसे लोग जो अमेरिकी शहरियों से शादियां करेंगे, उन्हें भी इमिग्रेशन दे दी जाएगी बगैर किसी पूछगछ के। और अंदाज़ा है कि तकरीबन 5 लाख लोग ये शादियों वाली कैटेगरी में होंगे और उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और फिर एक और कैटेगरी बताई गई है कि जिसमें 21 साल से कम उम्र अमेरिकी शहरियत के हामिल बच्चों के वालिदैन को भी शहरियत दे दी जाएगी। और अंदाज़ा है कि तकरीबन 50,000 ऐसे लोग होंगे जो इस कैटेगरी में फ़ायदा उठाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका को एक और परेशानी लाक हो गई है। उसका तनाज़र यह है कि चंद रोज़ पहले आपको याद होगा कि G7 कंट्रीज़ का एक इजलास हुआ था इटली में। उसमें अमेरिका ने G7 कंट्रीज़ के साथ मिलकर यह फैसला किया था कि क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है और उस वक्त रशियन एसेट्स फ्रीज कर लिए गए थे, उन मुंजमद करदा असासों में से $50 बिलियन यूक्रेन को दिए जाएंगे ताकि यूक्रेन उन रशिया के फ्रीज किए हुए $50 बिलियन से रशिया पर ही जवाबी हमला करे। अब इस बात पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर गुस्से में होंगे और गुस्से का इजहार उन्होंने इस तरह किया कि अब वो शुमाली कोरिया पहुंच गए। ये व्लादिमीर पुतिन का 24 साल बाद शुमाली कोरिया का दौरा है। अब शुमाली कोरिया और रशिया ये दोनों अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अजली दुश्मन हैं और अमेरिका की वजह से आलमी तन्हाई का शिकार है। अब दो आलमी तन्हाई का शिकार लीडर जब बैठेंगे तो वो कोई अमेरिका के बारे में अच्छा तो नहीं सोचेंगे। बताया जाता है कि अमेरिका को ये खदशा है कि शुमाली कोरिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल शुमाली कोरिया तोहफातन रशिया को देगा और रशिया जब शुमाली कोरिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल लेकर वापस रशिया पहुंचेगा तो उसके बाद फिर उसके निशाने पे होंगे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। इसीलिए अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने आज ही एक स्टेटमेंट दी है कि आने वाले दिनों में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में भी यूक्रेन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अब बात करते हैं कनाडा की। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले G20 का इजलास हुआ था इंडिया में, वो वहाँ गए तो वहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के हवाले से इंतहाई सर्दमेरी का मुजाहरा किया था। और फिर वहाँ ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया था कि कनाडा में चंद रोज़ पहले होने वाले एक खालिस्तानी सिख के कत्ल, हरदीप सिंह नजर के कत्ल में इंडियन रॉ मुलव्वस है। वहाँ इस पे इंडिया काफ़ी सीखपा हुआ, हत्ता कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम कनाडा को एक एग्जाम्पल बनाएंगे दुनिया के लिए कि कनाडा को ये जुर्रत किस तरह हुई कि वो हमारी राह की सरगर्मियों को इस तरह पब्लिक करे या हमारे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाए। उसके बाद से कनाडा का इंडिया के हवाले से सख्त मौक़िफ़ सामने आया है और इमिग्रेशन तकरीबन इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तकरीबन निस्फ से भी कम हो गई है। अब कनाडा नए एवेन्यूज़ की तलाश में है और ताज़ा तरीन आज की खबर ये है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की आपस में टेलीफोन पर बात हुई है और ये बहुत अरसे बाद दोनों मुल्कों का एक बाकायदा राब्ता हुआ है ऑफिशियल सतह पे। चंद साल पहले सऊदी अरब के हवाले से कुछ तलखियाँ पैदा हुई थी कनाडा और सऊदीया के दरमियान और अचानक सऊदी स्टूडेंट्स को विद इन डेज कनाडा छोड़ जाने का कहा गया था और फिर सऊदी एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट्स भी बंद कर लीं। बाद अज़ां तकरीबन 1.5-2 साल के वक्फे के बाद सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट्स भी बहाल हुई। अब सऊदीया के स्टूडेंट्स भी आना शुरू हो जाएंगे और अब ये ताज़ा तरीन जो टेलीफोनिक टॉक हुई है उसके नतीजे में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के ट्रेड डेलीगेशंस भी एक दूसरे के विजिट्स करेंगे। इसी तनाज़र में देखा गया है हमारी एक, क्योंकि मैं यहाँ कनाडा में एजुकेशन सेक्टर में जॉब करता हूँ, चंद रोज़ पहले हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो अदाद शुमार हमारे साथ शेयर किए गए उसके मुताबिक भारत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आने की जो तादाद थी वो तकरीबन निस्फ से भी कम हो गई है और अब नाइजीरिया, नेपाल, बांग्लादेश और घाना से ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं। अफसोस होता है कि पाकिस्तान में अभी तक जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं या हमारी गवर्नमेंट है या और इस तरह के लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रहनुमाई करते हैं
ان کا دھیان ابھی تک کینیڈا کی طرف نہیں اس طرح پیدا ہو سکا جس طرح کے ہونا چاہیے۔ کینیڈین گورنمنٹ بھارت کے علاوہ پوری دنیا کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جہاں سے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم ٹو کینیڈا، لیکن پاکستان میں اس طرح سرکاری سطح پر کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ ہماری سرکار تو اور معاملات میں ملوث ہے۔ جس طرح کہ شیخ رشید صاحب نے عید کے 3 دنوں میں اوپر تلے 18 سے 20 انٹرویوز مختلف ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات کو دے دیے ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب نے وہ جو انٹرویو دیے ہیں ان میں جو انکشافات انہوں نے کیے ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ ہماری حکومت کو ٹریڈ کے حوالے سے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یا اور بزنس کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے کسی چیز میں دلچسپی ہے۔ وہاں تو وہی پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ شیخ رشید صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں ایک کرین کے پاس لے جایا گیا، کرین میں بٹھا کر انہیں اوپر لے کے جانا ان کا مقصد تھا، جو بھی انہیں ڈرانے دھمکانے والے تھے ان کا اشارہ ISI والوں کی طرف ہے، اور جب کرین پر بٹھا کے اوپر لے جا کے مجھے ٹانگوں پر رسی باندھ کے الٹا لٹکانے ہی والے تھے کہ ٹرین کے ڈرائیور کو یہ خیال آیا کہ یہ بندہ بہت عمر رسیدہ ہے، 70 سال سے اوپر اس کی عمر ہے شیخ رشید کی، اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، اگر اس طرح کیا گیا تو میں بھی اس کے ہاتھ پاؤں الگ ہو جائیں گے اور یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ اور پھر شیخ رشید بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا۔ اس وقت وہاں جو ڈیوٹی پر افسر موجود تھے انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ڈرائیور کی، اور انہوں نے کہا کہ رہنے دیں، یہ نہیں کرتے اس کے ساتھ۔ ایک تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ ہماری ایجنسیز آج بھی اس طرح کی کارروائیاں کر رہی ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے باقاعدہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس پیش کر دیا ہے کہ ISI اور ہماری دیگر سرکاری انٹیلیجنس ایجنسیز ہم پر فیصلے بدلنے کے لیے اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ اور پھر PTI کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور شیخ رشید بتاتے ہیں کہ ان پہ صرف دباؤ یہ تھا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں عمران خان کے خلاف بیان دو، اور عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کے حوالے سے غلیظ بیانات دینے کے لیے مجھے کہا گیا۔ اب اگر اس طرح صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے تو میرے خیال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ والوں کو اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ مزید کوشش عمران خان کے خلاف، عمران خان کو ڈی فیم کرنے کی جو ان کی کوشش ہے وہ اب ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے ہی جو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ میں گیٹ نمبر 4 کا مسافر ہوں، انہوں نے یہ انکشافات کرنے شروع کر دی ہیں۔ شیخ رشید کی ان سٹیٹمنٹ کے بعد عدت کیس اور القادر ٹرسٹ کیس پہلے ہی اڑ چکے تھے، اب مزید اس پر مہر لگ گئی۔ ایک طرف یہ سارے شیخ رشید کے الزامات اور بیانات اور سٹیٹمنٹس اور وہ ساری خوفناک تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس سے ایک سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سرکاری اہلکاروں میں اگر ایک ڈرائیور بھی کوئی ایسی حق سچ کی بات کرے اور پورے خلوص سے کرے اور صحیح بات کرے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر، تو اس کی بھی سن لی جاتی ہے، مان لی جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے یہ سارے پولیس افسران، تفتیش کار اور انٹیلیجنس افسران، کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں آتا کہ وہ کس بندے پہ کیا ظلم کر رہے ہیں، جب وہ ہماری عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اریسٹ کر کے ناجائز طور پر 10 ماہ سے پابند سلاسل رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح اور لوگوں کے گھروں کے ان کے عزیز و اقارب کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر انہیں نامعلوم جگہ پہ نامعلوم افراد لے جاتے ہیں اور پھر ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اگر ایک ڈرائیور بھی کھڑا ہو جائے تو بڑے افسران کو انکار کرنا پڑتا ہے اور اس ڈرائیور کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اس سے ایک سبق تو یہ ملا۔ دوسرا ایک اور کہ شیخ رشید اس موقع پہ کیوں بولے اور اس حد تک کھل کر کیوں بولے، اس سوال کا جواب آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میرے خیال میں یہ ایک اس پہ اس لیے بھی شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شیخ رشید کا اس طرح بولنا یہ بھی ایک چال ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کل کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا سلسلہ ہے، پوری دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہی راج کر رہی ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اتنے تہ در تہ اور پیچیدہ ہوتے ہیں اور پراگندہ ہوتے ہیں کہ ان کی کسی بات پہ کسی بھی وقت کہیں بھی یقین کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ شیخ رشید کو عمران خان کے قریب کرنے کی کوشش ہو، اور آبویسلی وہ شیخ رشید ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ISI اور نامعلوم افراد کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں گے اور عمران خان کو عید کی مبارکبادیں دیں گے اور عمران خان کے حق میں بات کریں گے تو وہ عمران خان کے قریب آ سکیں گے، ادروائز تو وہ قریب نہیں آ سکتے۔ تو یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے، لیکن آخری اطلاعات آنے تک شیخ رشید کے لب و لہجے سے یہ لگتا ہے کہ وہ واقعی دل سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور آخر میں بات کریں گے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان ولیمسن کی۔ ان کی ٹیم پہلے ہی مرحلے میں پاکستان کی طرح ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے۔ واپس وطن پہنچتے ہی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان ولیمسن اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی کے مارے کپتانی سے استعفیٰ دے دیا، لیکن پاکستان سے ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ ہمارے چیئرمین کرکٹ کنٹرول بورڈ محسن نقوی،
چیف سلیکٹر اور سینئر مینیجر وہاب ریاض، کپتان بابر اعظم۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔